क्या करूंगा। अच्छा, वो राशन कार्ड बन गया? नहीं बना ना? गए भी थे, करवा किसको है? और वो माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ? इसका मतलब अस्पताल ही नहीं गए। अकेली कहाँ कहाँ मरूंगी मैं? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर हो क्या गया है? कुछ नहीं। और वो सिन्हा का काम किया या नहीं? नहीं किया ना? सारी आफत मेरे से। नहीं बढ़ाए नंबर तो लगभग का एहसान क्यों लेते हो? कौन सा एहसान लिया है मैंने? जाहिर है फेल कर दिया होगा उसने। मैंने जो सिफारिश की थी कोई और करता तो। कहना क्या चाहती हो? अरे उससे क्या जवाब दूंगी? वो अपने अफसर को क्या जवाब देगा? और उसके प्रमोशन का क्या होगा? अब लड़का पास होने लायक ही नहीं तो मैं क्या करूं? लड़का पास होने लायक होता तो तुमसे क्यों कहता? सिन्हा क्या सोचेगा? सोचा भी है? अच्छे एहसान फरामोश। क्या एहसान फरामोशी की है मैंने? अच्छा, तुम्हें ये नौकरी किसके कारण मिली? ये मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है? मैं कहती हूँ 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता? अब चुप भी करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैं चुप हो जाती हूँ और तुम जाकर बैठो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के उस खाली आसन पर। इसे हरिश्चंद्र बना रही हो भाभी? और किसी अभिप्रिया, ये है ना आपके दोस्त। जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं? कैसी खबरें? वो जो कुछ हुआ क्या सच है? क्या हुआ सुबह? मुझे भी कुछ नहीं बताया। क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी है। आखिर हो क्या गया? जानती हो, आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को नकल करते हुए धर दबोचा है। यानी वो राजकुमार को? हाँ, वो राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। क्या सब कुछ जानते हो कि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ जाता है क्या? छुरा सामने रखकर नकल कर रहा, कैसे छोड़ देता? वाह, अब तुम ही बचे हो सारी ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। अरे चैन से रहना किस्मत में बता हो तब ना। अरे तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? नकल कर रहा था तो करने देते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? जान कर तो मक्खी नहीं निकल सकता ना मैं। तो अब क्या झगड़ा होगा? और नहीं तो क्या, अरे इस बार तो अच्छी सी मार काट होगी और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सिर पर। अरे तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? इस तरह बहादुरी दिखाने की तुम्हारी उम्र रह गई है क्या? अब किसे समझा रही हो तुम? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदत हुआ की बेवकूफियों की पूजा करती रही तुम। अब क्यों भड़क रही हो? हाँ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन था? अरे नहीं सुनता था तो विरोध करती ना। बड़प्पन हागने की आदत कहाँ जाएगी तुम्हारी? कुछ मेरी भी सुनोगे तुम लोग? क्या सुने भाई तुम्हारी? क्या सुने? ये कान पक गए हैं तुम्हारी बातें सुनते सुनते। अरे जब से तुमने विमलेंदु का वो द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है, तुम्हारा तो दिमाग ही फिर गया है। ये मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो और जाकर प्रेसिडेंट के हाथ पैर जोड़ो, इसको रफा दफा कराओ जाकर। यदु! और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारी मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाना है। अरे इनकी तरफ तो देखो जरा, छोड़े सिद्धांत उद्धांत के मूर्ख का यार। इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है। अरे आधी उम्र बीत गई इस दीवार पर सिर मारते मारते। तो क्या तुमने प्रेसिडेंट की लड़की की रिपोर्ट लिखा दी? और क्या करता? लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने तो दांत नहीं बोल लिए होंगे। क्या कहता? रिपोर्ट दबाना चाहता, उस पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। हाँ तो वापस ले लो ना, कह देना गलती से हो गया। रिपोर्ट अब वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई। अरे तो मरो फिर, प्रेसिडेंट जब नौकरी के बाहर कर देगा ना तुमको, तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? किस दुनिया में हो यार? जानते नहीं तुम्हारा हर सहयोगी आज तुम्हें गाली दे रहा है। क्यों? मुझे बताना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को नाराज किया है तुमने। अरे हर कोई ये सोचता है कि बड़ा हुआ टीए खटाई में पड़ गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो क्या कोई साथ नहीं देगा? विमलेंदु का साथ किसने दिया? सब बुज़दिलों की तरह घर में बैठे रहे। अरे गुंडों ने बीच चौराहे पर जान ले ली थी उसकी। क्या हुआ था? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को पकड़ा था ना नकल करते हुए। एक आदमी तो गवाही देने जाता, साले सब दिन दबा कर घर में बैठ गए थे। विमलेंदु का नाम लेकर तुम मुझे डरा रहे हो? चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, कोई साथ देने वाला नहीं है तुम्हारा। अब कहाँ जा रहे हो? पता लगाओ, लड़के कुछ योजना बना ही रहे होंगे, उनकी इरादों की जानकारी लेनी होगी। फिर कहता हूँ मेरे भाई, किसी पे भरोसा मत करना, कोई साथ देने वाला नहीं है तुम्हारा। चाय तो पीते रही यदु भाई। जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ
लूंगा इससे। क्या खाक निपट लोगे? नौकरी छोड़कर घर बैठ जाओगे? क्या तुमने अकेले दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है? मैंने ऐसा दावा कब किया लीला? जरा सोचते क्यों नहीं? इस तरह भटकने की तुम्हारी उम्र रह गई है क्या? अरे 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अब किस से डरो लीला? कॉलेज को दुकान की तरह जलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले साथी प्रोफेसरों से, उस लिजे बेहुदे प्रिंसिपल से, छात्रों से, क्या सारी उम्र डरते हुए ही जीना होगा? इन लड़कों का क्या भरोसा? मैं कहती हूँ क्यों पड़ते हो इन पचड़ों में? देखा जाएगा। सिगरेट खत्म हो गई, मैं लेके आता हूँ। सुनो, अब इस समय तो बाहर मत जाओ। इतना डरूंगा तो जीऊंगा किससे? रिलैक्स, मैं आता हूँ। क्या करूं? आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई है, अब सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बुरे दिन जो आ गए। आपने ये देखा नहीं, आप ही तो गए। अरे देखा जो नहीं, लेकिन फायदा? तो क्या आपने रोका नहीं? अरे उसे कोई रोक सका है? क्या दिन आ गए? क्या आप इनसे बात नहीं करना चाहते? अरे कोई सुने तो करूँगा, कोई फायदा हो तो बोलूं। चलता है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? तो फिर आप तुमसे बात करने के लिए आया है, शायद तुम्हें समझा सको। अब देखो समझाना तो होगा ही। पर मैं क्या समझा सकती हूँ? तो तुम पत्नी किस बात की हो? अरे देखो मैं क्या कह रहा था? जूनियर लेक्चरों का काम है, सीनियर लोगों को भला ये बात शोभा देती है क्या? हो गई, हो गई। अब सुधारने की तो होती ना। मैं वहाँ मना करती हूँ, पर मेरी माने तब ना। तुम समझती नहीं। कॉलेज बंद होता है ना, नकल बंद हो जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगा। तो क्या बात इस हद तक जा सकती है? नहीं, अरे तुम्हें क्या समझाऊं, शहर का फसाद होने का डर है। लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको? हाँ मुझे, इस बूढ़े को। पर क्या करें, सहना होगा। अरे नौकरी करनी है तो अरे तुमसे पूछ करके तो की नहीं। और अगर तुम बड़ी सी नकल करती तो किसका क्या बिगड़ गया? अरे जिसका बाप उसके सिर, अरे अपने काम का क्या जाता है? लेकिन फिर भी अरे तुम समझती नहीं, नकल बंद होगा ही ना, कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा, नौकरी जरूर जाएगी। अरे इसीलिए तो कहता हूँ, नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें बूंद लो, बस मुंह खुला रखो। बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा। और नहीं तो क्या, प्रेसिडेंट साहब आपके मालिक हैं, अन्नदाता है। अरे उनका कॉलेज उनकी मर्जी है। अरे जरा सोचो, सब बाल बच्चे बच्चे कहाँ जाएंगे?
अब हर एक तो महान बन नहीं सकता ना। लेकिन ये तो हमेशा न्याय और सिद्धांत की बातें करते हैं। मेरे अब न्याय का सवाल रहा ही कहाँ? अब तो सवाल है 40 परिवारों की रोटी का। क्या समझी? रोटी का पूरे दिन जो आ गए। तो क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? इसमें हिम्मत है? जल्लाद के साथ में भी कभी विरोध किया जाता है? जरा सोचो, मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता रहता, गधा और उल्लू का पट्टा कहता रहता, पर क्या करूं? सुनता हूं, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? नौकरी जो करनी है। देखिए प्रिंसिपल साहब, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है, लेकिन जिसे समझना चाहिए वो कहाँ तैयार होता है? वैसे भी कौन तैयार होता है? बताओ। अरे अब तुम ही बोलो, क्या मैं खुशी से नालायक कह रहा हूँ? अरे नालायक कहलाने के बाद मेरी खुशी चाहिए। नौकरी जो करनी है अपनी सोचो, नौकरी अगर जाएगी तो परेशान कौन होगा? भोगेगा कौन? तुम। घर कौन चलाता है? तुम। आज मैं। अरे क्या बुढ़ापे को भी नरक बनाना है? इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान तो बचानी होगी ना। जान है तो जहान है। क्या दिन आ गए? आजकल तो मास्टर की जान भी खतरे में। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मारा गया ना बेचारा, अब देखो क्या हालत है। उसकी बेवा की तरफ देखा नहीं जाता। अरे जरा सोचो तो, मन घर में अंधेरा रख के मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा है क्या? मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। ये कही ना तुमने दुनियादारी की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो से नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं? पूरे 30 साल नौकरी की है मैंने। कितने साल? 30 years। नगर निगम के क्लर्क से आज बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। डरता तो क्या बनता, इसीलिए तो कहता हूँ लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो कभी जब कहना उससे नौकरी करना सीखे। मैं चलता हूँ। मैं हूँ ना, झाड़ू लगाने के काम की, बर्तन मांजने के काम की, और किस काम की? प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? चक मार के। आज सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी। क्या कह रहा था? रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। जाओ और जाकर रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, हाँ वापस ले लो, इसी में सबकी भलाई है। तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमान हो जाऊं? जरा सोचते क्यों नहीं? 20 साल हो गए शादी को। इससे पहले कभी कोई ऐसी बात थी जो तुम्हारे मन के खिलाफ होती? और आज तुम मेरी बात मान लो। मुझ पर दबाव मत डालो लीला। कभी सोचा है इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को तो कभी अपने अस्तित्व की जानकारी नहीं हुई। तुम जैसा करते रहे हम लोग उसी तरह जीते रहे, लेकिन अब नहीं चलेगा। नमस्कार सर। तो तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। प्लीज सर, एक बार मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। शिक्षकों का तुम नकल करते हो। हम आप नहीं सुनेंगे
कौन सुनेगा? सुनने के बाद लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ताली चप्पल में मारिए 10। ठीक है, बोलो, सुन रहा हूँ। मैंने नकल नहीं की है सर। नहीं, तुमने नकल की है। नो सर, मैंने नकल नहीं की है। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? सर मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने नकल नहीं की है। कागज किसके हाथ में था चंदू? मेरे। इसके बाद भी तुम कहते हो कि नकल नहीं की? पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया। This is no argument. क्या आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? कौन? राजकुमार। उससे क्या होता है? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। बोलो। राजकुमार के पास से कागज का टुकड़ा उड़कर मेरे पास आया। मैंने उसे उठा लिया। सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं। इतने में ही तेजी से आकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुम्हें विरोध करना चाहिए। मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा एक नहीं माने। जरूर तुमने कोई बदतमीजी की होगी चंदू। कमी की है मैंने। वो धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। तो तुम्हें प्रिंसिपल से अपनी बात कहनी चाहिए। हाँ, तो प्रिंसिपल के साथ कॉलेज का प्रेसिडेंट भी था। उसने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे कोई शिकार आता क्या। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। इसके बाद क्या हुआ चंदू? इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया। तो वापस बुलाया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेज दी गई। तो तुम कागज नहीं ले गए? नो सर। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की है? बिना बात के तुम्हें सजा क्यों दी गई? जानबूझकर। जानबूझकर? क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सजा देंगे? मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में मैं प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहा है। उसी विरोध की बलि चढ़ गया हूं मैं। मुझसे क्या चाहते हो चंदू? न्याय। मतलब? राजकुमार को आज आपने पकड़ा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? मैं पूछने आया हूँ, राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं? चंदू, मैंने अपना काम कर दिया है। आगे प्रिंसिपल सर, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। अरे अगर प्रिंसिपल ने नहीं भिजवाई तो मैं भी क्या कर लूंगा? आपको हमारा साथ देना होगा। यानी इस बार हम लोग मरने मारने पर तुम्हें कॉलेज की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। इस बार हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। इसका मतलब तुम लोग आंदोलन करोगे? दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन तुम लोगों ने ये कैसे मान लिया कि राजकुमार की रिपोर्ट दबा दी जाएगी? क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है। तो इससे क्या होता है? वो प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर और कॉलेज को अपनी जायदाद समझता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको हमारा साथ देना होगा, हमारी ओर से लड़ना होगा। चंदू, इस सब के बीच में तो मुझे क्यों घसीट? क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप देंगे ना हमारा साथ? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के दम पर नकल की है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है चंदू कि मैं सच का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं सर। तो क्या तुम मुझे दूसरों की तरह समझते हो? वैसी बात नहीं है सर, पर आपको भड़काया जाएगा, नौकरी से निकालने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का डर भी दिखाया गया तो कोई अचरज नहीं। मैं धमकियों से नहीं डरता हूँ चंदू। पूरे स्टाफ में केवल आप पर ही भरोसा है सर। कल से हम लोग धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप बोलो, रुक क्यों गए? लेकिन आपने बात बदली, हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। तो मुझे धमकाने आए हो? वैसी बात नहीं है सर, यह लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे हम अपने विरुद्ध मानते। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, साथ ही आग्रह भी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इस समय मैं सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ, लौट कर उन्हें जवाब देना। जरा साफ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन याद रखिए, आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, सिर्फ आप पर। देखा तुमने, अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? उसका दोष नहीं है मीरा। तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था। और बदतमीजी की भाषा ही समझी जाती है आजकल। अच्छा, तो इन लोगों की तरफ से नेतागिरी करोगे तुम? उसका पक्ष न्याय का पक्ष है।
पर मैं कहती हूँ न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? इतनी बार कहा है इनके पछड़े में मत पड़ो, लेकिन कभी भी नहीं। आप नहीं आए तो हमने सोचा हम ही चले। ठीक किया ना? कब बनाऊं या सीधे सीधे ही पूछूं? सीधे सीधे ही तो क्या तय किए हैं आप? मैं रिपोर्ट वापस ले लूंगा। शाबाश प्रोफेसर, शाबाश। तुम्हारी ऐसे ईमानदारी के तो कायल है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? इसी बात का तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। हम भी तो यही चाहते हैं ना। प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि अरे भूखा मारो यार पूरी। नहायत ही बेवकूफ किस्म का आदमी है, ना पर्सनल और ना ही ग्रेस, हमेशा करता रहता है। उसके तो हो गए यार पूरे 60। अब सोचता हूँ कि उसको रिटायर कर दूं। पर भैया आजकल सही आदमी मिलता कहाँ है? लेकिन वे तो कुछ और ही कह रहे थे। क्या कह रहा था? यही कि आप हमारे मालिक अन्नदाता हैं। अब कही ना कि बिल्कुल ही गधे किस्म का आदमी है। अब कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता? तो आप क्या चाहते हैं? हम तो भैया यही चाहते हैं कि असली अपराधी को खोजा जाए और भूखा पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या आप राजकुमार को असली अपराधी होना नहीं मानते? देखो यार प्रोफेसर साहब, राजकुमार अपराधी तो हो सकते हैं, लेकिन असली अपराधी नहीं। तो फिर असली अपराधी कौन? आप हमसे पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप, मैं? हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग तो पिछले 3 सालों से निकल कर रहा था, तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप से पूछिए। अरे भैया, तू की ये बेहुदा हरकतें की हमसे शिकायत भी तो कर सकते थे। आप लोगों को किस बात का डर था? आपका। हमारा? हाँ आपका। होगी सुरक्षा का। अब हमने भला किसी का क्या बिगाड़ दिया है? क्यों? आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप तो कहते थे क्या वही नियम नहीं बन जाता? आपका आरोप गलत है। नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका लड़का एक नंबर का गुंडा, आवारा और बदमाश है। फिर भी आप घूम क्यों करते हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं? क्या झूठ है प्रोफेसर? नहीं, ये सच है। और आपने वो चंदू की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी क्यों भिजवाई? क्या हमने भिजवाई? हाँ आपने भिजवाई। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। अब तू भला करके छोकरे से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है यार? आप उसके बाप के राजनीतिक विरोधी, उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं आप। मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब, भला इसी में होगा कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। आप अपनी जिद के परिणाम जानते हैं मिस्टर अरविंद? अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर हमारे आरोप भी सुन ही लो। आप लड़कों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो, आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हो, आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हो प्रोफेसर। प्रेसिडेंट साहब, आप जानते हैं कि आपके सारे आरोप गलत हैं। हम तो भैया सब कछु जानी थे, लेकिन अगर कल तक रिपोर्ट न बदली तो परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। हम कॉलेज बंद कर देंगे। तो कर दीजिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से समस्या सुलझ थोड़ी ना जाएगी, उलझ मिलेगी। कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी है, मैंने नहीं। अरे यार, अब आप राजकुमार की बात छोड़ो और तले ध्यान से सोचो कि इस घटना से हमारी पब्लिक इमेज का कितना नुकसान पहुंचेगा। और हो सकता है भैया कि आने वाले चुनाव की टिकट भी हाथ से निकल जाए। आपके नजरिए से बात सही हो सकती है, लेकिन मैं अब क्या बताएं आपको? घर से तो न जाने क्या क्या सोच कर चले थे, पर आप ही ने ऐसा रुख अपना लिया है कि सारी बात धरी की धरी रह गई। You are the only professor whom I respect so much. अब वो है ना तुम्हारा प्रिंसिपल, सोचा था छुट्टी कर दूं, सारे कॉलेज का नाश मार के रखा है और उसकी जगह पर आपको मुझे अब कहीं ना You are the only professor। अब भैया कछु मामले में हमारा आपका विरोध हो सकता है, वही का मतलब ये नहीं कि हम आपकी योग्यता के बारे में शक करते हैं। तो आप मुझे खरीदने आए हैं। My cards are open, प्रोफेसर साहब, my cards are open। अब आप ही सोच लो, आप कहाँ कहता हूँ कि फैसला आप करो। Take your own time, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता दीजिएगा। चाय नहीं पिएंगे? चाय पिएंगे, लेकिन का फैसला तो सुन ले।
सोच रही हो? कुछ नहीं। प्रिंसिपल नहीं बनोगे? कीमत जानती हो? बिना कीमत के कुछ मिलता भी है? बेईमान हो जाओ। अरे उस बदतमीज लड़की का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी खनाएगी 100 अलग, और तुम्हारे सहयोगी वो कहाँ तुम्हारा साथ देते हैं? लड़ोगे किसके भरोसे? आप क्यों रहो ये तुम? जानते हो शहर में क्या अफवाहें फैल रही हैं? हो गया? नहीं, कोर्स की तैयारियां तो हो रही हैं। अरे वो चढ़ाओ चंदू नाम के लुंडे को, हमारा नाम लेकर भड़का रहा था सभी को। अरे कॉलेज में दबाई हुए बिना नहीं रहने वाली है। मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा यार। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अरविंद? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तुम्हारे नाम से। ऐसा हैरान है इस हरकत पर। मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अब क्या हो गई भाई? इधर राजकुमार के साथी तुमसे बेहद नाराज है। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी है, दूसरा चंदू का साथ देकर उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो तुम। कौन कहता है कि मैंने चंदू को भड़काया है? अरे ऐसा वे लोग सोचते हैं। अगर तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। मुझे डरा रहे हो? डराने की क्या बात है अरविंद? यह हर बात तुम्हारे खिलाफ लड़ रही है। जाओ जाकर रिपोर्ट वापस ले लो। यदु भैया, और प्रेसिडेंट ही प्रिंसिपल बनाने की बात ही तो कह रहा था। क्या बात है भाभी? अरे भैया तो जाओ ना यार, प्रिंसिपल बन जाओ और मेरा वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता बनाओ। भाभी तुम्हारा साथ देगा। ये बात चंदू और उसके साथियों की, प्रेसिडेंट उनसे खुद ही निपट लेगा। हाँ, लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बकवास बंद करो ये लोग। बकवास कहते हो प्यारे? रिपोर्ट वापस लेने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। चुप रहो ये लोग। मैं सोचती थी कम से कम एक बार तुम मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो। अपनी खुशी के बारे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या उस चंदू में से किसी एक को चुनना होगा। बस करो लिया। इतना भेजिए ना। I said get out! कौन? कौन है तुम? मैं जानता हूँ। एक साल में ही भूल गए मुझे। तुम्हारी आवाज तो बिगड़ेंगों की, लेकिन तुम्हारा चेहरा, अब मेरा चेहरा ऐसा ही विकृत हो गया है। तुम्हारे चेहरे तुम्हारे ही छात्रों की करतूतों से हुआ है मेरा चेहरा विकृत। ऐसे भी मरे हुए आदमी के चेहरे का कोई अर्थ नहीं। क्या तुम क्या प्रेत 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 जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे मन की तंगलियों से। बहुत अंधेरा है वहां, हजारों सिगरेट भरी सुरंगें हफ्ते खाने हैं वहां। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी रास्ता बड़ी मुश्किल से मिला। किसने बुलाया तुम्हें? तुमने। मैंने नहीं बुलाया। झूठ बोल रहे हो। मैं कहीं नहीं जाता। लोग बुलाया नहीं, बोलो। हाँ, बुलाया। लाई गया हूं तो डरते हो। डरो मत, डरो मत। क्यों बुलाया? मैं बताऊं? तुम जानना चाहते थे
मरते समय मैं क्या सोच रहा था? जब छात्र मुझ पर आक्रमण कर रहे थे, हाँ ब्रह्मेश, बलिदान देते समय तुम क्या सोच रहे बलिदान शब्द वापस ले। मैं तेरे क्लासरूम में बैठा हुआ फर्स्ट ईयर का छात्र नहीं, जो तेरे शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा था। मैं चेहरों से परे, मैं शब्दों से भी परे। मैं तो कुछ किया, वो एक आदर्श था। अब तो क्या बलिदान? बकवास मत कर। वहाँ चिता पर मेरी लाश रखी हुई थी और तुम लोग देख रहे थे। हर शख्स ये बताने की कोशिश में था कि वो मेरा कितना जिगरी है। मुझ में ढूंढ ढूंढ कर वो बखान किया जा रहा था जो मुझ में कभी था ही नहीं। मैं क्या था? लेकिन कहेगा हर शख्स मेरी बेवकूफी पर तरस खा रहा था। होड़ मची हुई थी हरामी सालों में। इसी होड़ में मेरे बाप को क्रांति दिखाने का, तपस्वी त्यागी का। साला क्या जानता था? मेरा बाप गंजेड़ी था, सट्टा लगाता था। तो समझे वहाँ इसी की जान जाए और अपनी पब्लिसिटी करे। क्या तुम अपनी और नहीं तो क्या मरने की उम्र थी मेरी। 1 साल पहले ही मेरा विवाह हुआ था। उसी बच्ची लड़की का उम्र का प्यार, नाटक की दुनिया में काम करने की ख्वाहिश, सब तरह रह गया, सब तरह रह गया। नजर क्यों पकड़ी? हो गई बेवकूफी। मूर्खता का कोई तर्कशास्त्र होता है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या मालूम था कि मुझे मिलेगी सजाए मौत। लेकिन हम लोग तो तुम्हारे बलिदान की गाथा गाते हैं विमलेंदु। जिंदा होना प्यारे इसीलिए। एक बार मरो तो पता चले जिंदगी क्या चीज है। और वो उसकी ऐसी की साले मेरे क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करेगा। मेरी पत्नी 1 साल से नौकरी के लिए भटक रही है। नौकरी कोई नहीं। कहना क्या था? वही जो तेरा फिर विवरण सुनना चाहता है। क्या? प्रेसिडेंसी समझेगा नहीं, प्रिंसिपल नहीं। क्या तुमने जाना है कि तेरी मौत के नगर निगम के महापौर की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित की जाए? नहीं, मैं समझौता नहीं करूंगा। मेरी नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। तुम मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते थे? वे तो बहुत महान शक्तिशाली थे। छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूं। द्रोणाचार्य भी बड़े बड़े दावे करता था। उसे समझ, तुझे अपने प्रश्नों का उत्तर क्या? याद कर उसे, याद कर उसे, याद कर।
बाथरूम मुझे दो। ये बताओ उन्होंने क्या कहा? क्या दिया? 100 से कम गाय क्या क्यों? 100 क्यों? 1000 क्यों? और वो गाय नहीं दी। ऐसे ही तो मैंने ना कर दिया था। कहती थी ना कि अगर छोड़ दो, लेकिन मानते का ये अश्वत्थामा को तुमने क्या कराया? दूध है क्या? इस बात में दूध था? झूठ बोलती हो तुम। ये बताओ द्रौपदी ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राज्यसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। इस बात में क्या था? ये बताओ द्रौपदी ने क्या कहा? क्या किया? मैंने पूछा इस बात में क्या था? सुन सकोगे? द्रौपदी के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी मुझ पर। दूध के नाम पर आटे का घोल था। क्या? छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? लज्जा करती तो अब तक सब पटक पटक कर मर गया होता वो। लेकिन आटे का घोल ये कैसे लिया उसने? नहीं तो कहाँ जाता? आज जब छूटने के बाद कभी दूध पिया हो तो याद रहे ना दूध का स्वाद। तो क्या उसने हम पर अगर मैं उसे विष देती तो भी पी लेता। कभी दूध नहीं पिया? इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी। मैं कहती तो क्या विश्वास करती तुम? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों होगा? कभी अपने लड़के की हत्या की नहीं है तुमने। एक मम्मी का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो कैसे जुटा दी वो 2 जून की रोटी उसके लिए। हे ईश्वर, इतना नार किए जीवन। नर्क बनाया किसने? मैंने या तुमने? बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई अगर तुम्हारी? ये बड़े आचार है, लेकिन उससे अन्न नहीं आता, वस्त्र नहीं आते। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम्हें दुर्भाग्य बेचने से भी कहा था। लेकिन द्रुपद ने किया क्या है? जानती भी हो तुम? उसने तुम्हें अवश्य कुछ न कुछ दिया होगा। दीना, क्या उनका एक लात थी मेरे माथे पर? सैनिकों से धक्के मार कर निकलवा दिया मुझे। हो ही नहीं सकता। तो क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? कभी तुम उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी। उसने मेरा अपमान किया, मेरे पिता का अपमान। ऐसा क्या कह दिया उसने? ये मुझे ढोंगी का, अपनों का, दरिद्र का, तुम क्या गलत कहा? घमंडी का, पाखंडी का। उसका एक एक शब्द भर्ची की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा। इस अपमान की नौबत ही तो आने दी तुमने। मैंने और किसने? मैंने? तुमने जरूर अपनी विद्वता और आचार्य पर उसे लंबा भाषण दिया होगा। नहीं करती नहीं, मैंने वैसा कुछ नहीं। जीवन में पहली बार इतनी स्वाभाविक भाषा का उपयोग, उसके बाद भी अपमान। क्योंकि मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है कि बाण से उसका सर छेद दूं। ले चुके बदला। जो अपने इकलौते बेटे के लिए दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा चलता है। ये तुम मेरी शक्ति नहीं जानती हो। और कौन जानता? अब मैं एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करूंगा जो सिर्फ युद्ध की भाषा बोलेगी, सिर्फ युद्ध की। लेकिन पढ़ाओगे किसे? है भी कोई निगरानी। राज सत्ता को यूं ही नहीं होता जा सकता। क्या चाहती हो? मैं कहती हूँ कि अपमान मत कीजिए। विपद से बदला अवश्य लो। नहीं बताऊंगी मैंने। योजना बना, उसका नाम उसी की जाति के लोगों से करा। ये प्रहार
किंतु आज प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा क्या प्रमाण हो गया? धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना की। कैसा चमत्कार? बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी हुई एक बाहर निकाली। पांडव एवं धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब इस घटना का विवरण मुझे सुनाया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। किंतु यह तो बहुत ही साधारण सी बात। आचार्य बोल, मैं इस घटना से अभिभूत हूँ। आप चाहते क्या? कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद स्वीकार करें। मैं वो राजपुत्रों का आचार्य? इसमें आपत्ति क्या है? मैं चाहता था इस ये विषय तो में शालीना मुझे सब कह रही है। ये आपकी बात स्वीकार है। तो मैं निश्चिंत हुआ आचार्य। चलकर आपकी स्वागत की व्यवस्था करना। किंतु मैं आप इनकी बात मुझ पर छोड़ दीजिए। यानी गुरु पूर्णिमा के दिन तक राजमहल में अवश्य पहुंच जाएंगे। यह बात आपने बहुत अच्छी बताई। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर के दिन और कहाँ थे? आचार्य द्रोण, आपको लिबा ले जाने हेतु रथ आएगा। मैं स्वयं आपका स्वागत करूंगा। जैसे आपकी कभी तुमने मुझे कृपा से बदला लिए बिना मैं चैन से जी नहीं सकता। हमारे शिष्य को भी इस देश की भारी उनकी सीना बनाकर तुम कृपा को तहस-नहस कर सकते हो। आज जब मेरी नियत थी, मैंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है।
आपसे मिलने नहीं आया था। मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। तो आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी। ठीक ही किया था मैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार धनुर्विद्या की शिक्षा केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को दी जा सकती, परंतु योग्यता और प्रतिभा इन दोनों से व्यवस्था बड़ी होती है पुत्र। किंतु जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं। जन्म से पहले माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? किंतु मनुष्य का जन्म एक अनिवार्य व्यवस्था है। आप भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं? जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती पुत्र, उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। किंतु तुम इतनी विद्या सीखे कैसे? इतनी विद्या तो मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं जानता। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। तुम मुझे बेकार मान लोगे। नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पुतला बनाया, उसके चरणों में बैठकर निरंतर अभ्यास करता रहा। आश्चर्य, गुरु के बिना भी इतना ज्ञान? धन्य हो एक लोग। क्या ये संभव है मुझे? जो कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूँ, उसे झुकाया कैसे जा सकता? आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई। हमने इस वनवासी शिष्य से दक्षिणा मांगी, किंतु इस आधार मैंने तुम्हें दिया ही क्या? प्रेरणा। यह तुम्हारी शालीनता। चाहे जो हो, अब मैं आपको गुरु मानता हूँ और मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं एक अयोग्य शिष्य नहीं हूँ। क्या मेरी गुरुदक्षिणा भी स्वीकार नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब अगर इतना हट कर रहे हो तो किंतु तुम दे भी सकोगे। आप मानिए कि सही। रहने दो, तुम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु धृतराष्ट्र का पुत्र भले ना, व्यासराज का पुत्र तो हूँ। कहेंगे तुम अपना राज्य अपने राज्य नहीं चाहिए मुझे। यही गुरुदक्षिणा बहुत दुख देगी तुम्हें। प्राणों से तो अधिक कुछ न लेगी। तो ठीक है, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। गुरुदेव, ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप आशीर्वाद दे रहे हैं अच्छा? तो ठीक, मांगने के लिए कहा है? क्या मैंने चेतावनी नहीं दी? वैसी बात नहीं है गुरुदेव, तो एक प्रश्न पूछूं। ऐसा प्रश्न? क्या कभी इस अर्जुन से इसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? आप मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगी। फिर आपने मुझसे ये अंगूठा क्यों मांगा? क्या आप अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे? मैं तुम पर कोई बात तो नहीं कर रहा। नहीं गुरुदेव, गुरुदक्षिणा तो मैं दूंगा। पूजा की सामग्री लेकर अभी उपस्थित होता। आपकी ये गुरुता समझ में नहीं आई। क्यों? एक लड़के से अंगूठा क्यों मांगा? धर्म की व्यवस्था जानते नहीं हो? धनुर्विद्या की शिक्षा केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को दी जा सकती है, शूद्रों और वनवासियों को नहीं। लेकिन आपने शिक्षा भी कहा, क्या आपको गुरु दक्षिणा देना भी अपराध हो गया? एक लड़के का अंगूठा भले रहने का मतलब समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका एक अधिकार हो जाए, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाए और शक्तिशाली होने पर वे क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे। परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। एक बल्ले से उसका अंगूठा छीन कर ये सारी संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। समझे? पर यह न्याय है गुरुदेव। देखा नहीं आपने उसकी आंखों में
मेरी सहायता के बिना एक महान धरोहर बन सकता है। और इतिहास मेरी ये उनका प्रशस्ता इतिहास तो कभी भी अपने गुरुदेव पर जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पे पूजा जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे गुरुदेव। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा गुरुदेव, कभी क्षमा नहीं करेगा। याद है एक बार बहुत प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें संसार का सबसे बड़ा धरोहर बनने का आशीर्वाद दिया। आज केवल मैं अपना वचन पूरा पर यह क्या है गुरुदेव, उसके साथ भी और मेरे साथ भी, किंतु तुम्हारे साथ क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धरोहर को अपनी आंखों से देख चुका हूं गुरुदेव। भविष्य में जब कभी कोई मुझे संसार का सबसे बड़ा धरोहर देगा तो उस समय एक लोग का भूल से सड़ा हुआ पंजा मेरा उपहास करेगा गुरुदेव। मैं अपनी अपराध भावनाओं को कभी नहीं जी सकूंगा गुरुदेव, कभी नहीं जी सकूंगा। मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो अर्जुन। नहीं गुरुदेव, अभी भी समय चाहिए, एक लोगों को मना कीजिए। इस बात को भागीदार नहीं बनना चाहता गुरुदेव। शांत रहो अर्जुन। मुझे मेरा वचन पूरा करो, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करने। नहीं गुरुदेव, एक बार से हो गया। सदियों से मानव चला गया ऐसे ही। यह प्रतीक अन्यायों का, अनदान संकुचित नियमों का, खंडित बिखरी आस्थाओं का, मानव ने जिनको मान्य किया वे सत्य अधूरे हैं सारे, हैं विवश बहुत मानव के सारे सपने। ये कटे अंगूठे का इतिहास पुराना है। अपनी गाड़ी ले जाएंगे, सरकारी गाड़ी? वाह भाई, आप लोगों की मौज रहती है। हाँ हाँ आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। मिसेस दरबार की खिंचाई जो करेंगे। अरे भाई, पुलिस वाले की बीवी हुई तो क्या हुआ? अरे बातों बातों में एक बात बताना भूल ही गई, हमारा सुदीप पास हो गया है। हाँ हाँ फर्स्ट आया है। अरे खिलाऊंगी मिठाई, क्यों नहीं खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी। अच्छा एक बात बताइए, 100 आम के अचार में आप कराची कितनी डालती हैं? अच्छा 100 ग्राम, मैं आपको 150 ग्राम डालती हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होती हैं, मैं अपना चपरासी भेज दूंगी ना। हाँ हाँ जरूर भेज दूंगी। अच्छा मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँगी। अरे हाँ हाँ जरूर करूंगी, मैं रखती हूँ, नमस्कार। शुक्ला थी ना, देखो सुदीप की मार्कशीट आई है। रख दो,
पढ़ लूंगा। अरे भाई पढ़ोगी, मैरिट में पहला आया है मेरा बेटा। पहला आया है तो मैं क्या करूं? क्यों, क्या फर्स्ट आना कुछ होता ही नहीं? होता है तो जाओ जाके पूरे शहर में मिठाइयां बांटो। इस तरह काट क्यों रहे हो? काटू नहीं तो और क्या करूं? लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो बन गया। अरे तो इसमें बुरा क्या हुआ? क्या प्रिंसिपल बनकर तुम सुखी नहीं हो? जब से प्रिंसिपल बना रोज कोई ना कोई मुसीबत। क्या हो गया यार? प्रिंसिपल बनने के बाद जाने क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है मुझे? किसी काम के आदमी नहीं रहे तुम। अरे जब देखो चेहरा लटका रहते हो बस। और बनाओ प्रिंसिपल, कहीं का नहीं छोड़ा तुम लोगों ने मुझे। आखिर बात क्या हो गई? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। भाई बोलोगे भी या चमगादड़ों की तरह चेहरा लटकाए फिरोगे यार? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तू। क्यों? प्रेसिडेंट ने कोई हंसक बात कह दी? उसकी तो आदत पड़ गई। जरूर किसी लेक्चरर से बदतमीजी हुई होगी फिर। उससे बात ही कौन करता है यार? अरे तो हो क्या गया भैया? क्या बताऊं मैं? तू बोलने लायक बात बोलोगे भी कुछ? सुनोगे? सुनोगे? राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार की कोशिश की है। बलात्कार? किस लड़की पर? अनुराधा, इतनी नीच हरकत? तो मत बोलो। तुम्हारे कारण ही राजकुमार आज कॉलेज में है। पर ये घटना हुई कहाँ पर? और कॉलेज में। यार कॉलेज में संभव कैसे है? वो भी तुम्हारे रहते हुए? अरे जब किस्मत ही फूटी हो तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? मुझे तो खुद ही यकीन नहीं आता यार, लेकिन जो कुछ हुआ है वो इतना सच है कि पर हो कैसे गया? नहीं, I can't believe this. कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे का बगीचा देखा है ना तुमने? वही 4 बजे लड़के कॉलेज से घर चले गए। मैंने सोचा गुलाब की नई कलमों को देखे हो तो लड़की के पास पहुंचा तो लड़की की भयानक चीख सुनाई थी। मैं दौड़ा, देखा राजकुमार अनुराधा पर वो छटपटा रही थी। It was horrible. मैंने राजकुमार को ललकारा, भाग गया साला। अनुराधा फुट कर रोती रही। समझे? Imagine my state of mind. You can imagine my state of mind. सचमुच बहुत दुखद। तो क्या उसने लिखित शिकायत कर दी है? क्यों नहीं करेगी? और नहीं भी करती तो क्या मुझे कुछ दिनों के सामान चुप बैठ जाना चाहिए था? तो क्या मामला तूल पकड़ेगा? वंडर होगा इस बार तो अच्छा खासा। अरे बात गलत पूरे पंचायत में फैल जाएगी। हर कोई राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कहेगा। हो सकता है पुलिस केस भी बन जाए और अगर जंदू शहर में हुआ ना पुरानी बात का बदला चुकाएगा। लेकिन वो कॉलेज में है कहाँ? अरे कॉलेज में नहीं है तो क्या हुआ? उसके साथ ही है। याद है हमने कैसे पुलिस के डंडे बरसवाए? इनके अब्बा लोगों को कॉलेज से बाहर निकाला था। अबे चुप बैठे। मैंने सबके सामने झूठ बोला था यार। क्या ये लोग मुझे माफ कर देंगे? वो दबा दो। असंभव। पूरी घटना मेरे सामने हुई। सब कुछ इतना सच और भयानक रूप से सच है कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। अरे लेकिन सच बोलने का मतलब जानते हो? कहता हूं तुम चुप रहो। मैं तो समझता था इस घटना को सुनकर तुम दिल मिला जाओगी, राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मुझे विवश करोगी, लेकिन तुम सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदनाओं को इतना मार दिया है वीरा। और प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकाल देगा तब? अरे निकालता है तो निकाल दे। नौकरी नौकरी नौकरी। अरे जरा व्यवहारिक बुद्धि से काम लो अरविंद। क्या काम काम लूं? यार उस लड़की को समझाओ। बात फैलेगी तो बदनामी उसी की होगी। अगर समझाने से काम चल जाता है तो बेकार का बावली मचाने से क्या फायदा है? हाँ, मुझे ठीक कहते हैं। आपको भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और संकट भी टल जाएगा। कहा ना तुम चुप रहो। हम आपसे जरा अकेले में बात करना चाहते हैं। कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने हमें इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा? नहीं, ये तो बस आप ही के पास आ रहे थे। कितने परेशान हैं तब से चल रहे थे। प्रेसिडेंट साहब भी बहुत चिंतित हो गए। कॉलेज से आपको सीधे हमारे घर नहीं आना चाहिए था। पर भैया आपका फुर्सत ही कहाँ थी? आप तो लगे
अधिकार नहीं था। तो उसको मना करना भी तो आपका दायित्व था। प्रेसिडेंट साहब, अगर आपकी लड़की पर कोई बलात्कार की कोशिश करता तो आप क्या करते? मिस्टर अरविंद, तुम लीला जाओ लीला। लगता है आप उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं। अब आप चाहे जो समझे। तो क्या आप राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं? Of course, why not? और नहीं लूंगा तो लड़के मुझे फाड़ खाएंगे। मिस्टर अरविंद, हम क्या बताएं आपको कि हम अपने लड़के की इन बेहुदा हरकतों से कितना दुखी, और ऐसी हरकतों पर तो कोई भी बाप दुखी होगा। तो उसे अपने किए की सजा भुगतने दीजिए। हम लोग दूसरों टाइम हो तो हम आपकी बात जरूर मान लेते प्रिंसिपल साहब, पर इस समय नहीं। क्यों? अब क्या बताएं वो आपसे, हमें वो मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है, इसलिए हमारी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। तो राजकुमार को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दीजिए, आपकी इमेज और भरकर सामने आ जाएगी। परमार्थ की राजनीति के दिन लग गए प्रिंसिपल साहब। तो आप चाहते क्या? हम तो यही चाहते हैं कि लड़के को बेदाग भी बचाना है और मंत्री भी तो बनना है हमें। पर तुम क्या जानो, अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। पर सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना क्या मेरे लिए आत्महत्या नहीं होगी? तो ऐसा मौका ही काहे आने देते हो? कछु ऐसा सोचो, कछु ऐसा करो जिसमें ना आपको झूठ बोलना पड़े और ना दूसरों को। नहीं, इस बार मैं वही कहूंगा जो सच है। लगता है भैया कि तुम्हारा धर्मराज फिर से जा उठा है, और आप करेंगे वही जो हम चाहते हैं। आप गलतफहमी में हैं। हम, लेकिन कल आपकी इन बातों पर विश्वास कौन करेगा? क्यों? क्योंकि तब तक हो गए आप पुलिस की हिरासत में। लेकिन इनका अपराध क्या है? विरोध, केवल विरोध। मिस्टर अरविंद, हम थोड़ी देर बाद टेलीफोन करेंगे, बेहतर होगा कि हमारी बात मान लें। आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया जो जेल जाने की नौबत आ गई? क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? तो प्रेसिडेंट तुम्हें धमका क्यों रहा था? उसके हत्या तुम नहीं समझोगी। क्या तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती? नहीं, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है लीला। तो प्रेसिडेंट को इतना नाराज कर दोगे कि वो तुम्हें जेल भिजवा दे? अरे जेल उसका बाप नहीं भिजवा सकता। हाँ, नौकरी भले ही ले ले। नौकरी छूटने का मतलब समझते हो? अच्छी तरह से समझता हूं। तुम्हारा ये बंगला छिन जाएगा, मुख्य चपरासी नहीं रहेंगे, टेलीफोन कट जाएगा, तुम प्रिंसिपल की पत्नी नहीं कराओगी। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा लीला। सर, मैं जानना चाहती थी कि क्या? यही क्या आप एक्शन लेंगे या नहीं? तो तुम चाहती हो कि एक्शन निश्चित रूप से? अगर नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती? क्या आपने माता पिता को बता दिया? जी हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। क्यों? सोचते हैं कि गरीबों के पत्ते में पड़ना ठीक नहीं। तुम क्या चाहती हो? एक्शन। पिता की मर्जी के खिलाफ भी एक्शन? जी हाँ, अपनी मर्जी के खिलाफ सीखकर क्या करूंगी? लेकिन अकेले लड़ नहीं सकोगी। क्यों सर, आप साथ नहीं लेंगे? दूंगा। मैं साथ क्यों नहीं दूंगा? जानते हैं मेरे पिताजी को धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? राजकुमार के साथी। क्या धमकी दी? मेरे पीछे गुंडी लगवाने की। राजकुमार जो कुछ नहीं कर पाया सब पूरा करने की। मेरे पिताजी को जान से मारने की। तो तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाते? जब मेरे माता पिता बात को बढ़ाना नहीं चाहते तो रिपोर्ट क्यों करेंगे? उन्होंने तो मुझसे भी साफ साफ कह दिया यदि मैंने रिपोर्ट को छोड़ दिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद भी तुम एक्शन चाहती हो? जी हाँ, चाहे जो हो पर एक्शन होना चाहिए। बेटा से निकाल गया तो रहोगी कहाँ? तो बात का सवाल है, लेकिन राजकुमार इसका छूट नहीं पाएगा। क्या मैं उसके बाप की जायदाद हूँ? और इतनी बदनामी के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए सर, मुझे भी अपनाने वाला कोई है। उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। तो ठीक, मैं राजकुमार को कल ही कॉलेज से रेस्टिकेट कर दूंगा। पर आपने सभी परिणामों का हिसाब किताब कर लिया है या नहीं? क्यों? तुम सोचती हो मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाऊंगा? क्यों सोचती हो ऐसा? क्योंकि आप कहते बहुत है पर कर कुछ नहीं पाते। करना चाहती हूँ सर, पर मन बहुत डरता है। अगर आप
आप बिगड़ सकती हो तो भला मैं चुप क्यों रहूंगा? मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी नौकरी ही क्यों न गंवानी पड़े। ठीक है, मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ। इस मामले के आप ही एकमात्र गवाह हैं। अगर आप बदल गए तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और वो भी मुझसे घृणा करने लगेगा। तुम निश्चित रहो, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई। हेलो, जी हाँ प्रेसिडेंट साहब, नमस्कार। जी हाँ, जी सोच लिया है। जी हाँ, अच्छी तरह से सोच लिया है। मैं राजकुमार को कल कॉलेज से रेस्टिकेट कर रहा हूं। जी हाँ, यही मेरा अंतिम फैसला है। नो सर, माय डिसीजन इज फाइनल, कांट बी चेंज्ड। क्या रिपोर्ट अनुराधा के सामने फाड़कर फेंक दो? आप जानते हैं अनुराधा मेरे यहाँ बैठी। अच्छा, उसके पिताजी आपके यहाँ बैठे? नो सर, चाहे जो हो, मैं एक्शन जरूर लूंगा। पुलिस को इन्फॉर्म करना, लेकिन क्यों? अरे पर वो तो सर आप नहीं। तो क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है? जी नहीं सर, जी सर, जी सर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। जी सर। क्या हुआ? हाँ? क्या कह रहे थे प्रेसिडेंट साहब? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, वो कॉलेज के क्लर्क ने कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए वो पुलिस वगैरह। लेकिन सर आप कैसे घबरा रहे, जैसे गड़बड़ी आपसे ही हो गई हो। अब वो कॉलेज का मामला तो है ही अनुराधा। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि कोई कार्रवाई, लेकिन अब सवाल पिताजी के चाहने या ना चाहने का नहीं रहा। आप क्या चाहते हैं सर? मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक है, बड़े कानून भी आते हैं। तुम्हारा बुरा बुरा जितना अच्छा वो सोच सकते हैं, उतना शायद तुम भी नहीं। लेकिन सर वो ना मान रहा था। मैं भी यही सोच रही थी कि बात का पतंगड़ बनाने से क्या फायदा। सर, और मैं आपसे साफ साफ ही पूछती हूँ, कल आप एक्शन लेंगे या नहीं? मेरी ओर से बोलेंगे या नहीं? जरा सोचो, जोश अलग बात है, समझदारी से काम लो। कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिए जाने के बाद भी तो राजकुमार तुम्हें परेशान कर सकता है, उसका क्या भरोसा? लेकिन क्षमा शायद उसे सुधार दे, शायद उसे बदल दे। आप आपको डर के नहीं है, साफ साफ मेरे लिए बता दे कि आप मेरा साथ देंगे या नहीं। पिताजी का ख्याल करते हुए शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊंगा। नहीं, आप अपनी नौकरी का ख्याल में मेरा साथ नहीं दे पाएंगे। अनुराधा, रूटीन कहता था साहब। क्या कहता था? वो आपको बड़े बड़े निरंतर जब भूखने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे सारे भ्रम टूट गए। मगर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कल शायद कोई सवाल ही ना उठे। कोई सवाल नहीं उठेंगे कल, कोई सवाल नहीं से बोल, ठीक से बताते क्यों नहीं? कह तो रहा हूं, आत्मज्ञान हो गया है मुझे। अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिल मिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट एक फोन मुझे मेरी तस्वीर दिखा दी, कीड़ा
समझौते के फंदे पर खुद को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों के नकाब उतारने की कोशिश करते करते खुद दंगा हो जाने वाला मैं। अरे धिक्कारो मुझे, थूको मुझ पर। अभी आपको एकाएक हो क्या गया है? मुझे क्या हो सकता है? मेरी थोड़ी तो गेंडे की तरह मोटी हो गई। मैं जानता हूं कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने ही वाला। फिर आप अपनी रोटी खाने में लगा। जानती उस प्रेसिडेंट के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15 लाख रुपयों के गबन का आरोप है। गबन? हाँ, ग्रांट के रुपयों का गबन। सब कुछ एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग। आज मैंने विरोध किया तो गबन हो गया। लेकिन कैसा एडजस्टमेंट, कैसे अंडरस्टैंडिंग? आखिर अरे उस साले दुकानों की तरह कॉलेज खोल के रखे, आधी प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करता है। कॉलेज के ग्रांट के रिपोर्ट उठाकर प्रॉपर्टी के बिजनेस में लगाता, वहां से लाखों कमाकर कॉलेज को लौटा देता। न जाने कितने वर्षों से ये सब चला आ रहा, कभी कुछ नहीं हुआ। तो क्या तुम भी? हाँ लीला, मैं भी। अरे नाली में गिरने के बाद दुर्गंध से बचा। अभी पिछले हफ्ते फर्नीचर के नाम पर 15 लाख रुपए उठाए, कल लौटाने वाला था और आज ये घटना घट गई। अब वो किया तो गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी। इतनी नीचता। क्या करूं लीला, उस कमीने ने तो मेरी जुबान ही खींच ली। अरे पुलिस की हिरासत में होने के बाद अगर मैं चीख चीख कर भी कहता कि इस हरामी के लड़के ने बलात्कार की कोशिश की है, तो भाई मेरी बात पर विश्वास कौन करता? तो अब उस बेचारी लड़की का क्या होगा? अब उस बेचारी का क्या होगा? अदालत ने उसका साथ छोड़ दिया, तो वो भला क्या कर लेंगी? एक्सीडेंट? ये कैसा एक्सीडेंट? क्या कहा? हमारे कॉलेज की लड़की लड़के नीचे आ गई। क्या नाम है उसका? क्या कहा? अनुराधा। अनुराधा? मर गई अनुराधा, मर गई। मेरी बुजदिली ने मार डाला उसे। उसका विरोध नहीं मिला, कोई नहीं खरीद सका उसे, कोई नहीं खरीद सका। और जाते जाके भी वो मुझ पर थूक गई लीला, थूक गई। इस्तीफा लिख रहे हो तुम? फिर आ गए। मैं गया ही कहा था, क्यों लिख रहे हैं इस्तीफा? सब कुछ जानते हुए भी क्यों पूछते हो बिमलेंदु? क्या इन परिस्थितियों में नौकरी कर पाना संभव? नौकरी के अलावा तू कहीं आकर फेंक दे इस्तीफा। तुम कह रहे हो? तेरी जगह अगर मैं होता ना तो इस्तीफा लिखता जरूर, मगर थोड़ी देर बाद फाड़ कर फेंक देता।
ये जानते हुए भी कि एक निरपराध लड़की की आत्महत्या का दोष मेरे सिर पर। लड़की की आत्महत्या के लिए केवल तू जिम्मेदार नहीं, तो तीन लोग। कौन थी? प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तू। उसे धोखा तो मैंने दिया है विमलेंदु। उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेसिडेंट पुलिस रिपोर्ट की धमकी नहीं देगा तो क्या तू अपना निर्णय बदलता? जानता है लड़की के बाप ने 5 लाख रुपए में अपना निर्णय बदल दिया। अनुराधा को गांव भेजने की तैयारी कर ली गई थी, इसीलिए कह रहा तू ना कि ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है। लेकिन मेरी आत्मा या क्या? आत्मा आत्मा ये आत्मा क्या चीज होती है यार? शरीर, सिर्फ शरीर सत्य है। आत्मा सब बकवास। जानता है मेरी जवान विधवा पत्नी यादों से चौथी से नौकरी कर रही है, अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल रही है। अक्सर मेरी याद में रोती है। तो नया अफसर आया है, 60 वर्ष उम्र है, डोरे डाल रहा है मेरी पत्नी पर, प्रमोशन के लालच दे रहा है। तो अब बता कहाँ है आत्मा? शरीर, सिर्फ शरीर। तुम कहना क्या चाहते हो? फाड़ कर फेंक दी इसकी। हाथ से नौकरी है। अरे अब तक गबन नहीं किया है, गबन कर रहे। प्रेसिडेंट का साथ दे। उस कमीने का उसे गाली मत दे, तेरे लिए बड़े काम की चीज है। कैसे? 2-4 दिन में मंत्री बनने वाला है। तो इससे क्या हो सकता है एजुकेशन ही उसके हाथ लग तो जाए। इससे भी क्या? क्या तेरे लिए कुछ नहीं करेगा? नहीं करेगा, देखना तुझे कुछ न कुछ बना कर छोड़ेगा। बहुत अच्छा। अरे टुकुर टुकुर क्या देखता है? जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, एकदम तेज बढ़ा। बहुत अच्छे, हाँ, जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। उठा इस कागज के टुकड़े को। अरे मैं कहता हूँ उठा, मत देख मेरी तरफ, उठा इसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस लड़की को धोखा मैंने दिया है, उसने मेरे कारण आत्महत्या की है। मुझे अब पापों का प्रायश्चित कर लेने दो विमलेंदु। प्रायश्चित ही करना है तो आत्महत्या कर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे समाज में स्त्रियों का अपमान कोई नई बात नहीं है, तो होता ही रहता है। क्यों? तेरा द्रोणाचार्य कौरवों की रास्ता छोड़कर चला गया, भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान होता रहा, द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था, वो क्यों चुप रहा? क्यों रहा वो चुप? याद कर मेरा नाटक, याद कर मेरा क्यों इतना सोचता है? इस उम्र में लोग मुझे दाचने क्यों? दाची नहीं आए। जानती, आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर वनवास चले गए। जानते हुए भी तू इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकती है माँ? तो क्या करूं? चीखूं? दुख तो इसी बात का है कि कोई चीखता ही नहीं, सब चुप बैठे रहते। तो तू चीख। अब क्या चीखूंगा माँ? जब चीखना था तो चुप रहा, कायरों की तरह। मेरा पिता भी चुप रहा। और लोग भी तो चुप रहे। औरों की बात मैं नहीं जानता माँ, पर पिताजी क्यों चुप रहे? मुझे तो लगता था कि उनकी गर्जना से पूरी रात सभा कांप उठेगी, दुर्योधन का खून जम जाएगा। पर तू
चुप रहा। तू तो कर सकता था। बहुत होता तो दुर्योधन के भाई मिलकर तुझ पे हमला करते। तू चुप रहा। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ। ऐसी क्या कमी थी मेरे संसारों में कि मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए। ये प्रश्न तो मुझसे क्यों पूछा? तो किससे पूछूं? मुझे संस्कार किसने दिए? क्या तुमने एवं पिताजी ने नहीं दिए? आओ माँ, फिर ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर तुम अपने पिताजी से पूछो। तुम उत्तर क्यों नहीं देती हो माँ? एक वस्त्रा द्रौपदी को दरबार में निर्वस्त्र किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली मनभेदी आवाज से वो पुरुष जाति को पुकार रही थी, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। कहूँ माँ, ऐसा क्यों हुआ? कहती हो ना कि अपने पिता से पूछो। इसका मतलब है जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर टाल रही हो। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? न्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी तुमने मुझे? मैं नहीं जानती। सोचती क्यों नहीं? वनवास जाने के पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? और तो और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं आया। नहीं आया उनका मन। बात इतनी सरल नहीं है माँ। कल की घटना के बाद पिताजी से घृणा करने लगे। पिताजी अब उनके लिए आदरणीय नहीं रहे। पिताजी, वनवास जाने के पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं? क्यों? क्यों? क्या वे आपके शिष्य नहीं? किंतु मैं उनका गुरु कहा रहा, और संसार तो आपको महान आचार्य जानता। तो क्या संसार से मनवाया नहीं जा सकता? पिताजी, कल दरबार में आप चुप क्यों रहे? कल से ये प्रश्न मुझे नोच नोच के खा रहा है। बोली, आप चुप क्यों रहे? क्या इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है? हाँ पिताजी, कल जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी तो वो आपके समक्ष आकर खड़ी हो गई। याद है उसने क्या कहा? उसने कहा था, आचार्य, आप ना तो पांडवों के रथ संबंधी हैं ना कौरवों के, आप तो आचार्य हैं दोनों। दुर्योधन आपका कहा नहीं मानेगा? आपको तो राज सत्ता का मोह नहीं। आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होता देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष। और आप चुप रहे क्यों? इस प्रश्न का उत्तर दो, अपनी मां से पूछो। मां से पूछता तो वो कहती है अपने पिता से पूछो, पर वो आप मां की ओर संकेत करते, क्योंकि जो उत्तरदायी होता है उसी से पहले पूछना चाहिए। मैं उत्तरदायी हूँ तुम्हारी चुप्पी के लिए? क्या तुम्हें कुछ लगता नहीं? अपना आरोप मुझ पर लगाते हुए। गहराई से सोचो, पिछली बातों के संदर्भ में सोचो। अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? कहाँ मर गया तुम्हारा आचार्यत्व? क्या वो केवल एक लवे का अंगूठा कटवाने या सूत पुत्र कहकर धर्म की अवहेलना करने तक किसी में था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? आवेश कोई तर्क नहीं होता कभी। अपनी ओर देखो। क्या देखो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपने शत्रु द्रौपदी कन्या को अपमानित होता देख एक हिंसा का रंग मिल रहा था? लेकिन वहां क्रमाचार विदुर की छवि थे। देखो कभी इसके कारणों पर विचार किया है तुमने? वे तो शिक्षक नहीं है, आचार्य नहीं है। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। चुप रह। तू क्यों नहीं बोला? जब दुर्योधन का भाई बिगड़ खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू क्यों चुप रहा? तेरा अध्यात्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान सब होंगे। सब क्यों नहीं कहता कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? मां, जानते हो प्रवी? सीखो मत। मत होता दुर्योधन के भाई मिलकर तुम पे हमला करते, तुम्हारा वध करते थे।
करी क्या होता? तो संभवतः यह घटना ही नहीं होती। 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या कह दिया? याद करो अश्वत्थामा का छोटा, तुमने मुझे त्रिपद के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगने के लिए भेजा था। तुम उस समय दरिद्र भी तो थे, घर में 2 मुट्ठी आटा भी खा रहता था। पर क्या ना भेजती तो क्या करती? कभी तुमने मुझे एक क्षण चैन से जीने नहीं दिया। दिन रात मेरे दारिद्र्य से तुम्हें शिकायत, कभी एक शब्द मेरी धनुर्विद्या का अभिमान का नहीं कहा तुमने। क्या ये सच है मां? स्थिति आप क्यों नहीं करते? जिस दिन मैंने अश्वत्थामा को दूध के नाम पर आटे का घोल पिलाया था, उसी दिन धूप मेरे सिद्धांतों से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने मेरा विवेक खरीद लिया, और उसी दिन तुमने मुझे राज की अन्य की दास्ता की ओर लगे, क्योंकि तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए, अपने लिए वस्त्र राजकीय सम्मान, मुझे रोका क्यों नहीं? मैं इसकी जाति आत्मा को शक्ति क्यों नहीं प्रदान की तुमने? बोलो, मुझे राज की अन्य की दास्ता की ओर किसने धकेला? मैंने अथवा तुमने? मां, उस दिन तुमने मुझे आटे के घोल की जगह विष क्यों नहीं पिला दिया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला तुमने? और उस राज की अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी, मुझे एक लवे का अंगूठा काटना पड़ा, कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर चुपलाना पड़ा मुझे। पक्षपातों चतुरता ने मेरा सत्य छीन लिया। अश्वत्थामा, उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनते। अरे तुमने सही आदमियों का निर्माण कैसे करता? इस राज्य के अन्न की दास्ता से निकलने का प्रयत्न क्यों नहीं किया तुमने? नहीं कर पाया कभी, नहीं कर पाया, क्योंकि उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा, झूठी प्रतिष्ठा, मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेगा, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। तो मुझसे बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद किया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि मैं हर दिन छोटा होता गया। पिताजी, अब आप इस राज के अन्य की दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका साथ क्यों नहीं देते? नहीं, अब यह संभव बहुत देर हो चुकी, अब तो मुझे उसी का साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता, वस्त्र देता। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं। द्रौपदी के इस अपमान के परिणाम क्या होंगे पिताजी? सर्वनाश! मेरी दी हुई शिक्षा सहस्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने सिर्फ शस्त्र चलाने की शिक्षा, इसके आगे ऐसा कुछ नहीं बताया जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। मुझे चलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा है, दिशाओं को बहरा कर देने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। और मुझे अपने ही विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं। अपने दारिद्र्य से रहने की मेरी हिंसक भावना अब मुझे ही ग्रस रही है, मुझे ही ग्रस रही है।
जेल में इन सीटों के पीछे सोच रहा है कल अदालत में क्या होगा। मैं क्यों सोचूं? मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं जानता हूं तुझमें इतना साहस सीखा। अरे तू हत्या तो क्या आत्महत्या भी नहीं कर सकता। अच्छी तरह से जानते हो बिमलेंदु कि मुझ पर केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तहत केस चलाया जा रहा है। तुम ये भी जानते हो कि मैंने प्रेसिडेंट को पहाड़ी की चोटी से नहीं धकेला। मैं जानता हूं तू निरपराध है, लेकिन सच बताना पिछले कुछ दिनों से तेरे मन में प्रेसिडेंट के लिए नफरत की भावना पनप रही थी या नहीं? लेकिन वो तो बीच में मत बोल। ऊपर ही ऊपर तो साथ दे रहा था, लेकिन कहीं भीतर उसे नष्ट करने की योजना बनाना था या नहीं? लेकिन वो तो केवल एक विचार था बिमलेंदु। वो विचार नहीं था, उसमें योजना का बीज भी था। पिछले साल जब उस पहाड़ी की चोटी से जुड़कर एक आदमी ने आत्महत्या की तो स्थान तू देखने गया था कि नहीं? गया। बस करना शुरू कर दिया। तू जानबूझकर प्रेसिडेंट को पहाड़ी की चोटी तक ले जाने लगा। वो नहीं इसे खुश होना समझा। एक दिन वो पापी विचार तेरे मन में आया था या नहीं? हाँ आया था। उस दिन भी तो प्रेसिडेंट को जानकर पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है। प्रेसिडेंट चोटी के कोने तक पहुंचता है। यही भाग्य तेरा साथ देता है। प्रेसिडेंट को चक्कर आते हैं, उसके कदम लड़खड़ाते हैं और ठीक 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर पड़ता है और वो अपनी मौत मारा, मैंने नहीं मारा उसे। मेरे दुश्मन मुझे फंसा रहे हैं बिमलेंदु। वो तेरे दुश्मन नहीं है, वो है तेरे सहयोगी, जिन्हें प्रेसिडेंट के कहने पर 25,000 की रसीद पर साइन करवा मात्र 15,000 तनख्वाह में दिया करता था। नहीं, ये झूठ। मैंने कभी अपने किसी साथी को नहीं सताया, लेकिन कभी उनके लिए कुछ किया भी नहीं। अब सोच रहा है कल चंदू अदालत में क्या कहे। सच बोलेगा। हाँ? सच के सिवा वो और कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या तू चाहता है चंदू सच बोले? उसके सच का अर्थ समझता है? उसके सच का अर्थ है तेरे अपराध का सिद्ध होना। मुझे बचाएगा। ये सच है कि मौके पर मैंने उसका साथ नहीं दिया। ये भी सच है कि मैंने उसके साथ न्याय नहीं किया। मुझे बचाएगा। वो कुछ तो सोचेगा। आखिर चंदू मेरा शिष्य है। शिष्य होना ही काफी नहीं है, वो मनुष्य भी है। वो इस मुकदमे का एकमात्र चश्मदीद गवाह, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसे संभाल, यही बताने में तुझे आया। उसे संभाल, उसे संभाल, उसे योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर और चंदू से प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तुम प्रोफेसर अरविंद को कब से जानते हो? पिछले 8 साल से। किस तरह? तो कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। तुम उस दिन पहाड़ी की ओर क्यों गए थे? आत्महत्या करने। लेकिन तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जीवन पे से मेरा विश्वास उठ गया था। तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? मैं पहाड़ी से कूदने वाला था। तो कूदे क्यों नहीं? मुझे पाँव की आहट सुनाई दी। करीब आती हुई बातचीत। तो तुमने क्या किया? एक और झाड़ी में सरक गया। उसके बाद तुमने किसे आते हुए देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी? प्रोफेसर अरविंद प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे। प्रेसिडेंट हिचक रहा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा, पहाड़ी से नीचे गिरता। तो क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था? जवाब दो। बोलते क्यों नहीं कि प्रेसिडेंट को प्रोफेसर अरविंद ने धकेला था? हो सकता। अब क्या सोच रहा है? सच क्यों नहीं बोला?
उसने झूठ ही नहीं कहा। उसने कब कहा तूने प्रेसिडेंट को धकेला? उसने तो कहा हो सकता है। लेकिन चंदू जानता था कि मैंने पहाड़ी की चोटी से प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। वो ये भी जानता था कि मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा। फिर भी वो झूठ क्यों बोला? क्यों? आखिर क्यों? यही शब्द कहे थे द्रोणाचार्य ने। मरते मरते मेरा नाटक क्यों भूल जाता है? याद कर, महाभारत का 15वां दिन, द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति है। उसके भाई ने पद्माकर व्यूह रचना कर रखी है। वो युद्ध कर रहा है, वो पांडवों से लड़ रहा है, कह पे कह रहा है। इसी मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? पुत्र युधिष्ठिर, यहाँ आओ। आज्ञा गुरुदेव। ये कुरान सुन रहे हो? तुम मुझे सच बताओगे? मैं कभी झूठ बोला गुरुदेव? इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं पुत्र। मुझे प्रदक्षिणा चाहिए। यहाँ युद्ध में? हाँ, यहाँ युद्ध में, जहाँ सब कुछ सत्य है और कुछ असत्य। प्रदक्षिणा के रूप में बताओगे कि कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी अथवा मेरा पुत्र नल अथवा कुंजर? बताओ पुत्र। तुम्हारे उत्तर पर मेरा जीवन निर्भर करता है। बोलो पुत्र, जल्दी बताओ। अश्वत्थामा अवश्य मारा गया गुरुदेव। वो नर था। तो मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अब मैं जीवित रह के क्या करूं? मुझसे युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। खड़े खड़े देख क्या रहे हो तुम? उठाओ धनुष और ले लो अपने पिता के अपमान का बदला। गुरुदेव, 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 पिताजी, पिताजी, पुत्र अशु, तुम जीवित हो? हाँ पिताजी। तबीयत धर्मराज झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? गुरुदेव, ठीक किया तुमने, ठीक किया। मैं इसी का पात्र था। राजकीय रंग की दास्तां, समझौते का चरित्र, ठीक किया। तुम उस समय सत्य नहीं बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? ठीक किया तुमने, ठीक। गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, गुरुदेव जी। अपने प्रश्न का उत्तर धर्मराज से कहना पहुंचे झूठ जानता है प्रश्न को। Hour of confession is approaching, लेकिन तू सच नहीं जानता है। तू को झूठ बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? तू, मैंने, और नहीं तो उसके लिए कब सच बोला? तेरे हर झूठ ने उसके विश्वास को गहरे धक्के पहुंचाए। एक शिक्षक के रूप में तुमने उसे दिया क्या है? अर्थशास्त्र और भाषण, मार्कस, केन्स और पीकू के सिद्धांत, ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में तूने ऐसा कुछ दिया जो उसके जीवन को नए अर्थ देता। रहकर मुझे दोष क्यों देते हो बिंदु? मुझे झूठ बोलना किसने सिखाया? व्यवस्था ने, दम खोल देने वाली व्यवस्था, अपने विरोध से दिल मिला उठने वाली व्यवस्था है। तो क्या मैं शुरू से कमीना था? क्या मुझे जोश नहीं था, आक्रोश नहीं था? क्या मैंने विरोध नहीं किए? मैं कब मना करता? तुम उस प्रेसिडेंट को दोष क्यों नहीं देते?
पाती थी। शक्ति की वजह से तेरी नियति तय करने का अधिकार था उसे। यहाँ प्रश्न ये उठता है, जो रास्ता उसने तय किया उस पर चला क्यों नहीं? याद कर, जब तूने विरोध की भाषा अपनाई तो सत्ता ने पलट कर मार दिए। कभी प्रलोभन दिए तो कभी आतंक जमा कर। इसलिए विरोध मत करो। सारे विरोध बकवास होते हैं। व्यवस्था अगर तुम्हें कुत्ता बनने के लिए कहती है तो भोंको। राजकुमार और दुर्योधन पे तुम्हारे आत्म बलिदान का यही निष्कर्ष है विमलेंदु। वजनी शब्दों का इस्तेमाल मत कर। अर्थ खो दिया है। मेरा आत्म बलिदान। जानता है मेरी पत्नी कहाँ गई? ये शहर छोड़कर चली गई उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उस तिलार से बचने के लिए। बावजूद इसके आत्म बलिदान की भाषा का व्याभिचार करता है। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं नहीं, ये झूठ है। सही सच है। तू दोना चाहे नहीं, तू दोना चाहे नहीं। सत्ता व्यवस्था के घोड़ों से पिला नहीं। इतिहास की धार में लकड़ी के फूल सा बहता, बहिमान के कगार से लगा सड़ा गला द्रोणाचार्य तू नहीं। व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य तो नहीं। मैं प्रोफेसर अरविंद, देखो मैं अरविंद, प्रोफेसर अरविंद। नहीं, कौरवों की दास्ता स्वीकारने वाला नहीं, युद्ध में भी उनकी भाषा बोलने वाला। अरे तू काहे का प्रोफेसर? तू द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। प्रोफेसर सतीश मेहता के निर्देशन में प्रयोग भोपाल की ये प्रस्तुति आपने देखी। अब हम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ विनम्र अनुरोध करेंगे निराला सृजनपीठ के माननीय निदेशक आदरणीय श्री दिवाकर वर्मा जी से वे मंच पर आकर सभी कलाकारों का स्वागत करें। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री दिवाकर वर्मा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रस्तुति के, इस नाटक के निर्देशक प्रोफेसर सतीश मेहता इन दिनों अमेरिका प्रवास कर रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में सह निर्देशक स्मित मेहता जी से हम गुजारिश करेंगे वे अपने सभी कलाकारों का परिचय हमसे कराएं। के रोल में थे शिरीष मिश्रा, प्रोफेसर अरविंद अनुराग श्रीवास्तव, अरविंद शर्मा जी। ये छोटा अश्वत्थामा है अक्षर। और वैसे ये वास्तव में भी इनका पुत्र ही है। छोटे मियाँ के कई एपिसोड में देखा होगा, वो छोटे मियाँ का फाइनलिस्ट था, कलर चैनल पे आया था। मोनिका तिवारी, शिशिर जैन, रितेश अर्जुन और युधिष्ठिर भी यही बने थे। सिद्धार्थ आप सुनित नाटक के साथ निर्देश सूर्य है, अभिषेक वकील, दिनेश त्रिवेदी जी हमारे प्रिंसिपल
सक्सेना या दूसरे रोल में थे। हमें इसमें पार्श व्यवस्था की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी सर। और सुधी दर्शकों, मैं एक एक करके आमंत्रित करने जाऊँगा। संगीत में हमारे दो बालिकाएं संयोजन कर रही थी, रुचि मिश्रा इसके अलावा प्रभात राज निगम मेकअप में थे और वो एक ही काम करते हैं कि आदमी को बहुत खतरनाक बना देते हैं। प्रभात राज निगम जी, ठीक है, मैं अगले को बुला लेता हूँ। इसके अलावा वेशभूषा और सारी तैयारियों के लिए शेफाली श्रीवास्तव,